विद्यार्थियों, चैनल पर विजिट करने के लिए आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 से विषय विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चन। जो वन लाइनर प्रश्न है जिन्हें अध्याय के अंदर से निकाला गया है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में सफलता के लिए कुंजी का काम करेंगे। वार्षिक परीक्षा 2025 हेतु यहाँ जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, यह परीक्षा में सफलता हेतु आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो हम देखेंगे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर्स। जो प्रारंभ में क्वेश्चंस आपको परीक्षा में आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, वह क्वेश्चन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के वन लाइनर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर्स इस वीडियो में हम देखेंगे। पूर्व के वीडियो में पाठ 1 से 6 तक के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वह पब्लिश किए जा चुके हैं। आप चैनल पर विजिट करके उन प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करें और अध्याय 1 से 6 के जो शॉर्ट आंसर्स हैं, छोटे प्रश्न हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं पाठ 7 से जीव जनन कैसे करते हैं कि शॉर्ट आंसर। जैसे प्रश्न पहला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? इसका उत्तर होगा ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है? अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाहिनी। तो यह तीनों मादा में जनन तंत्र के भाग हैं। पराग कोश में होते हैं, तो इसका उत्तर होगा परागकण। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है? तो यह क्रिया निषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न, अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो अंडप का जो शीर्ष भाग होता है वह वर्तिकाग्र कहलाता है। कायिक प्रजनन होता है? कलिकायन, कटिंग, डाल लगाना और सभी। तो यहाँ पर यह कायिक प्रजनन होता है। प्रश्न 7वां है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में मानव में निषेचन होता है। अगला प्रश्न है, बीजांड निर्माण करता है? बीजांड किसका निर्माण करता है? तो इसका उत्तर होगा बीज का। अगला प्रश्न है, मादा मनुष्य में यौनावस्था कब प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर होगा 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच, अर्थात यौनावस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच प्रारंभ होती है। प्रजनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण होगा ब्रायोफिलम में कलिकायन। अगला प्रश्न है, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा नर में वृषण की संख्या 2 होती है। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। प्रश्न 15वां है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, वे जीव होते हैं? उत्तर एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीवों में कोश का विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में प्रजनन होता है? इसका उत्तर होगा बहुखंडन द्वारा। अगला प्रश्न, पुनर्जनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता पुनर्जनन कहलाती है। अगला प्रश्न, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में प्रजनन पुनर्जनन या पुनरुद्भवन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में एक स्थान पर ओभार विकसित हो जाता है, यह ओभार मुकुल वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं? ऐसे प्रजनन को मुकुलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, यह क्या कहलाता है? यह कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचना विकसित होती हैं, वे क्या हैं? इसका उत्तर होगा राइजोपस या कवक। अगला प्रश्न, गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर की कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से जनक के समान पौधे किस विधि से उत्पन्न होते हैं? इसका उत्तर होगा कायिक प्रवर्धन विधि से। अगला प्रश्न है, पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प पिरोह का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। उदाहरण जैसे पपीता और तरबूज।
पपीता और तरबूज के जो पुष्प होते हैं वह पुष्प एक लिंगी होते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का मादा जननांग में कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है 3 भाग होते हैं। पहला है आधार पर उभरा अंडाशय, मध्य में लंबा वर्तिका और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है? नर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? उत्तर होगा क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। अगला प्रश्न है, प्लेसेटा किसे कहते हैं? उत्तर होगा यह विशेष रचना जिसके द्वारा भ्रूण को माँ के उदर से पोषण मिलता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंडकोश का कितने दिन तक जीवित रहती है? इसका उत्तर होगा 1 दिन तक। अगला प्रश्न, लैंगिक संचरण द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो उत्तर दिया गया है गोनेरिया, सिकलिस और एड्स। यह लैंगिक संचरण द्वारा रोग फैलते हैं। प्रश्न 33वां है, मादा में गर्भाधारण रोकने के लिए कौन सी युक्तियाँ हैं? इसका उत्तर होगा लूप अथवा कापर्डी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं जो आप रिक्त स्थान के रूप में तैयार कर सकते हैं। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। किसी भी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण मूलांकुर भाग से होता है। किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण प्रांकुर भाग से होता है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है और पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वृषण का कार्य शुक्राणु को उत्पन्न करना है। मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है। ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कायक परिवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायक परिवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। द्विखंडन, एक कोश के जीवों में कोश के विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। अगला बिंदु है, गर्भस्थ शिशु माँ से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा भ्रूण माँ के गर्भस्थ में पोषित होता है तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त करता है। अब यहाँ नीचे एक और प्रश्न दिया गया है, परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। तो परागण एवं निषेचन में निम्नलिखित अंतर हैं। यह अंतर भी आप देखें और इन्हें याद करें। जैसे परागण, पराग कोश से पराग कणों की वर्तिकाग्र पर पहुँचने क्रिया को परागण कहते हैं, जबकि निषेचन नर एवं मादा जनन इकाइयाँ गैमीट्स के मिलन को निषेचन कहते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि निषेचन इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परागण यह एक बाह्य क्रिया है, निषेचन यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। परागण के लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है, जबकि निषेचन के लिए निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। अब कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। परागण वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, परागण कहलाती है। और स्वपरागण, जब एक ही पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम की सहायता से पहुँचते हैं, इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। ऋतुस्राव क्या होता है? जब अंड निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का उपयोग नहीं करता, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसीलिए ऋतुस्राव होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं के पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं, पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं
जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। अगला देखते हैं वृषण। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय। अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन स्राव करना है। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। इसका मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना है। इस अध्याय का वन लाइनर जो अगला प्रश्न है वह अंतिम प्रश्न है। अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अलैंगिक जनन इसमें प्राय एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन इसमें प्राय 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं जबकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मनज बनते हैं। अलैंगिक जनन प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। लैंगिक जनन प्रजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो विद्यार्थियों आपने यहाँ देखे अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन या छोटे प्रश्न जो परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में बड़े ही सहायक होंगे। इन प्रश्नों को आप देखें, सुनें, याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अब हम अगले भाग में देखेंगे अध्याय 8 या पाठ 8 आनुवांशिकता अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। उन प्रश्नों को भी आप याद करें, ध्यान से सुनें, देखें और परीक्षा की तैयारी करें। तो आप अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। पूर्व में अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पब्लिश किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 6 से 10 के विज्ञान विषय के प्रश्नोत्तर अध्याय के अंदर के और अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी चैनल पब्लिश किए गए हैं, उन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।